Assalamualaikum students. Today we are going to discuss simple harmonic oscillator and rigid rotor. ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमारे क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते थे। उसमें से पहले हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन देखिए, कोई भी एक बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव करे। कैसे कि सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ दूसरी बॉडी है। अब हमने इसको यहाँ से फोर्स लगानी है यहाँ से। तो क्या होता है, चूँकि ये स्प्रिंग है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह से, इसकी स्ट्रेचिंग कुछ इस तरह से और ज़रा लेंथी नीचे तक चली जाएगी। हमने फोर्स लगाई तो ये स्ट्रेच हो गई। फिर कुछ देर बाद जब हम इसको छोड़ देंगे फोर्स, तो ये वापस अपनी जगह पे जाएगा, वापस अपनी जगह से फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ मूव किया, फिर इससे इधर ऊपर थोड़ा सा मूव किया, तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, जैसे कि पेंडुलम की होती है। उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की जाए तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही दो बॉडीज़ जो होती हैं जैसे यहाँ पे दी गई हैं, अटैच होती हैं एक स्प्रिंग के साथ। उसको में हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के रिज़ल्ट में वो आगे पीछे मूव करता है अपनी मेन पोजीशन से। कभी एक साइड पे जाएगा, फिर वो बैक दूसरी साइड पे जाएगा। टू एंड फ्रो मूवमेंट जब होगी तो हम कहते हैं कि ये ऑसिलेशन हो रही है। इसको हम हुक्स लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हुक्स लॉ हमारे पास है F = -kx, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उतने वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम हुक्स लॉ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते क्यों हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हम क्यों डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम कहते हैं कि वाइब्रेट करते रहते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होती रहती हैं। उन वाइब्रेशंस को समझने के लिए हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझना पड़ता है। उसके लिए हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम देखें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जब उसमें ऑसिलेशन होती है तो उसमें जो फोर्स थी उसका एक फार्मूला हमने दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x के, और F = -kx जब उसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म कर देंगे। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U = ½ kx²। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उसको डराइव करना होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये फाइनल इक्वेशन दी गई है, किस तरह से डेरिवेशन हुई है वो पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे। आप ये सिंपल इसकी जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो देख सकते हैं कि हमने इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डराइव किया है। इसके लिए हम जो होती हैं, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो होती हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल होता है। इसको हम नेक्स्ट एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को शो दिखाएगी। सपोज़ ये वाली जो मिड वाली लाइन है, ये मिड वाली लाइन 0 पे, यहाँ पे हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है। सपोज़ वो मॉलिक्यूल क्या है, HCl हो सकता है। अब वो मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इस तरह से उसके दरमियान में जो है वाइब्रेशंस जो होती हैं वो होंगी। ठीक है, अब ये नॉर्मल ये क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे सिंपल जो होती है उनकी वाइब्रेशंस होती हैं। अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इसके वेव फंक्शन के लिहाज से ये सारी जो है वेव की तरह मूव करती जा रही है। ये हमारा जो है पहला एनर्जी लेवल है, यहाँ पे सेकंड वाइब्रेशनल लेवल है, ये थर्ड वाइब्रेशनल ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाइब्रेशनल लेवल है। जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी इनका वाइब्रेशनल लेवल बढ़ता जा रहा है। इसकी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उसमें वाइब्रेशंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होती जाएंगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि वो मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक भी हो सकता है। तो वहाँ तक हमने नहीं देखना, हमने जस्ट उन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को देखना है। अब ये जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला ये है, EV = V + ½ hv0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, क्वांटम नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है V, जो कि इक्वल होता है 0, 1, 2 और सो ऑन। ठीक है, अब इस
की हम करेंगे अब इस जो एनर्जी को हमने जब कैलकुलेट करना है तो हम इस v की क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास फार्मूला है, जब हम कहेंगे कि हमने e जो ज़ीरो है उस टाइम पे हमारे पास क्या है, v0 प्लस हाफ h म्यू नॉट, मतलब पहला जो है लेवल वहाँ पे उसकी क्या होगी, हाफ h म्यू नॉट। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसकी एनर्जी जो है कैलकुलेट की गई है फर्स्ट के लिए। फिर ये नेक्स्ट पे जब 1 होगी, ई 1 होगा तो हम v की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तब हमारे पास 3/2 h म्यू नॉट आएगा। जब नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, 2v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2 h v नॉट। इस तरह से डिफरेंट जो इसके वाइब्रेशनल लेवल हैं उन पे डिफरेंट इसकी एनर्जी होगी, जिसको हम ऊपर वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करते रहते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं। हर मॉलिक्यूल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेट करने की वो डिफरेंट होती है। हर मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशंस उसमें होती है। इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं आईआर में। शायद आप लोगों ने सुना हो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक आईआर पढ़ते हैं। उस आईआर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसमें मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस को स्टडी करते हुए हमने उनकी क्या करनी होती है, एक स्पेक्ट्रम जो है वो ले लेना होता है आईआर के थ्रू, FTIR से। उस स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए हम अपना स्ट्रक्चर भी एलुसिडेट कर सकते हैं। कोई अननोन मॉलिक्यूल है, उससे हमने क्या करना है, उसका आईआर लेना है। अब आईआर जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल वो किस बेस पे आईआर आता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की बेस पे। जो भी इसकी वाइब्रेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमें वहाँ पे डाटा मिल जाता है। उस डाटा से फिर हम मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को जब हमने कैलकुलेट करना है तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। इस फार्मूले के थ्रू हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होती है, ये यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल जो मोशन होती है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास ये चंद दिए गए हैं, कार्बन हाइड्रोजन इसकी वाइब्रेशन और होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसकी वाइब्रेशन और होगी, कार्बन नाइट्रोजन इसकी वाइब्रेशन और होगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो रीजन है ना उसमें डिफरेंट ये होंगे, और उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से ये वाला फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इसका मतलब है कि ये इसकी वाइब्रेशन हो सकती है। इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। अगर हम OH और NH की बात करें, इनमें वाइब्रेशन ये होती है, लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो तब भी वो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम IR में जब पढ़ते हैं तो वहाँ से फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसको क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्लेन करना कि हम किस तरह से उसके वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास है रिजिड रोटर। रिजिड रोटर की बात करें तो इसके जैसे नाम से ही जाहिर है, हम जहाँ पे रिजिड बॉडीज़ कोई जो मूवमेंट है उसको कंसिडर करेंगे। अब कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे हमने वाइब्रेशन में देखा, उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा था तो उससे बॉन्ड लेंथ जो थी उसकी चेंज हो रही थी। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी क्योंकि वो रिजिड है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की उसकी मोशन देखनी है, उसको हमने क्या करना होता है, उसको क्या करना है, हमने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करना है। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी की ही एग्जांपल दी गई है कि कोई भी रिजिड बॉडी है उसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, जैसे हम सेंटर ऑफ एक्सिस कहते हैं ना, सेंटर पॉइंट। तो हर रिजिड बॉडी का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट है। अगर उस सेंटर पॉइंट को हम वहाँ से डिटेक्ट कर लें तो उस सेंटर पॉइंट से हम उस बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेयर दी गई है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल मिड में जो होगा, वहाँ से उसको डिटेक्ट करने के बाद हम वहाँ से उसको रोटेट करवा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसको रोटेट करवाया, उस पॉइंट के अराउंड हम उस बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं।
अब इसकी इसी तरह से अगर हम मालिक्यूल की बात करें तो हमारे पास ये देखें डाइटोमिक मालिक्यूल की एग्जांपल दी गई है। ये कोई डाइटोमिक मालिक्यूल है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। इसका मिड पॉइंट क्या है? ये। इस मिड पॉइंट से हम इसको रोटेट करवा सकते हैं। ये इसकी रोटेशन होकर थोड़ा सा यहाँ से कर रहे हैं रोटेट, तो ये इस तरह की शेप ले लेगा। फिर उसको रोटेट करवाएंगे तो इस तरह से ये शेप ले लेगा। इसी तरह से हम इसकी रोटेशन जो है करवाते जाएंगे, हम इसको करवा सकते हैं रिजिड बॉडीज़ को। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हमने नेक्स्ट इसकी जो इक्वेशन है वो डिराइव करनी है। हमने दो मास जो है वो कंसीडर किए, M1 M2। इसमें से ये ज़रा लाइट वेटेड है, ये हैवी है, तो इसलिए इनका सेंटर जो होगा वो थोड़ा सा M2 की साइड पे होगा, जहाँ पे बैलेंस होगा। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। इन दोनों के दरमियान टोटल जो बॉन्ड लेंथ है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R2 डिस्टेंस है। अब इससे हमने इक्वेशन को डेराइव करना है और टोटल R क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल इसमें जो डिस्टेंस है वो देख लिया। इसके बाद हम सेंटर जो जहाँ से एक्सेस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अब वो तब होगा पास जब ये दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो इक्वल होंगी, मतलब M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, ये इसका मूवमेंट इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू सिग्मा MI/RI स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर के। अब ये दो वाली इक्वेशन और जो पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इन तीनों को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन यहाँ से डेराइव की। I इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 R स्क्वायर। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो M1 M2 ओवर M1 प्लस M1 किसके इक्वल होता है, म्यू के, जो कि रिड्यूस्ड मास होता है। अब एक से ज़्यादा पार्टिकल के लिए हम रिड्यूस्ड मास की टर्म को यूज़ करते हैं, तो हमने इसको इस इक्वेशन को इस तरह से कर दिया, I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। इसकी जगह पे हमने म्यू की वैल्यू पुट कर दी जो कि रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी हमने एक्चुअली हमने रिजिड रोटर की रोटेशनल एनर्जी लेवल, हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल को रोटेट करवा रहे हैं, हमने उसकी जो रोटेशनल लेवल है ना वो कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमें इनर्शिया चाहिए था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट किया है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हुए हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल यहाँ से कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये इक्वेशन होगी E इज इक्वल टू हाफ आई, जो कि इनर्शिया है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है क्वांटम मैकेनिकल, सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द रिजिड डायटोमिक रोटर। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, ये आई, E J इज इक्वल टू H स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर J इंटू J प्लस 1। ई जे हमारे पास मेजर करी जाती है जॉल में। जे हमारे पास जो है रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0, 1 और 2 एंड सो ऑन इस तरह से हो सकती है। तो हम इस जे की वैल्यू को पुट करके डिफरेंट जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ई जे इज इक्वल टू ई जे ओवर एच सी इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। अब ये जो है हमारे पास बी, वो ये वाली जो है इसके इक्वल आ जाएगी, मतलब ये वाली जो सारी चीज़ें उसको हमने बी के इक्वल कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है फाइनल। इससे हमने नेक्स्ट किस तरह से वाइब्रेशनल लेवल को कैलकुलेट करना है ये दिया गया, क्योंकि जे की वैल्यू हम कह रहे थे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। जे की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी, लास्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं हम यहाँ से। ये हमारे पास ई जे जो कि एनर्जी हमने इसकी वाइब्रेशनल लेवल रोटेशनल लेवल को कैलकुलेट करना है, तो बी जे इंटू जे प्लस 1 है ना। जब जे की वैल्यू 0 है इसका मतलब 0 प्लस 1 1 और इंटू 1 1 आ गया, और 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी जे की वैल्यू 0 है, ये 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ओवरऑल 0 आ जाएगा जब हम जे की वैल्यू क्या लेंगे 0। और अगर इसी तरह से हम जे की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 भी आंसर आता है, जे की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 6 भी आता है। अब बी जो है हर वाइब्रेशनल लेवल पे बी की वैल्यू डिफरेंट होती है, जब उसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट लेवल पे हमने इसकी रोटेशनल एनर्जी लेवल को कैलकुलेट कर लिया।
ये हमारे पास था रिजिड रोटर, जिसके लिए हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल को कैलकुलेट किया। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव करते हैं और उसके लिए हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करते हैं, जबकि रिजिड रोटर में हम रोटेशनल एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करते हैं। एक इसी के साथ वाइब्रेटर भी दिया गया है। वाइब्रेटर हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करना होता है। तो जो भी चीज़ें वाइब्रेट होंगी उसको वाइब्रेटर बोलेंगे, और वो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था वो एंड हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।